हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपको क्लास 9 का साइंस का पेपर का सॉल्यूशन करा रही हूँ स्टूडेंट। मैंने इसके आगे के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए स्टूडेंट। यदि आपने पेपर नहीं देखा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने चैनल में इस पेपर के सारे क्वेश्चनों का वीडियो बना के डाला हुआ है। तो मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है और समझाया कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5वां में। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है, क्यों? तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं आपको समझाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ठोसों की अपेक्षा। तो स्टूडेंट द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इस कारण द्रवों की विचरण दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। द्रवों की विचरण दर यानी विचरण यानी होता है फैलना। यदि द्रव और गैस में आएगा तो गैस ज्यादा फैलेगी, और द्रव और ठोस में आएगा तो द्रव में विचरण की दर अधिक होगी। जो ठोस रहता है इसमें ये इधर से इधर करके फैल थोड़ा ना जाएगा, लेकिन जो पानी रहेगा यदि हम किसी चीज में रखते हैं तो वह ऐसे करके बह भी जाता है। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो स्टूडेंट। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो द्रव अवस्था में यदि कोई पदार्थ है, मतलब पानी है, तो उसमें क्या होते हैं, पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, पानी बहते हुए चला जाता है। अब इस कारण द्रवों में विचरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक। ये ठोस है, इसमें कोई चीज इधर से गिरेगी या फिर ऐसी बहेगी टाइप की होगी नहीं, तो विचरण होगा नहीं। विचरण यानी एक तरह से होता है फैलना, तो ये फैलेगा नहीं। ठोस बिल्कुल ठोस है, इसमें जो परमाणु अणु से जो बना होता है बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता स्टूडेंट। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अथवे का ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें ये गुण पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन, तो स्टूडेंट मैं आपको आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। आपको बता दूं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है, किसी पदार्थ को अपनी ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस तथा वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो स्टूडेंट किसी पदार्थ को, जैसे कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में, जैसे आप ये कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसका द्रव अवस्था में, तो ठोस के बाद क्या उसे द्रव में बदलना था, पर वो क्या होता है, द्रव में अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में तथा वापस ठोस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कोई पदार्थ है हमारे पास, वो कोई ठोस है पदार्थ है, तो वो पहले द्रव में बदलेगा, फिर वो गैस में बदलेगा। तो स्टूडेंट आपको जैसे बर्फ दी हुई है, वो ठोस है तो वह पहले पानी बनेगी, फिर बाष्प बन के उड़ेगी, तो ये क्रिया होती है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ठोस जो पदार्थ होता है वो द्रव में ना बदलकर वो सीधे गैस में बदल जाता है और फिर वापस ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण क्या दिया हमें, अमोनियम क्लोराइड में यह गुण पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड वे पदार्थ है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में तथा वापस ठोस में बदल जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड में यह गुण पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6वां, धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। और अथवे का क्वेश्चन है तत्व एवं यौगिक। तत्व एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, धातु एवं अधातु। तो स्टूडेंट धातु लोहा, तो धातु क्या हो जाएगी, एक लोहा का उदाहरण ले सकते हैं हम। अधातु में हम क्या ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। तो ये चमकीली होती है, आपको पता होगा। जैसे धातु है, कोई कॉपर है, पीतल है, तांबा है, तो वो आपको पता होगा, यदि आपके घर में बर्तन है तो वो चमकीली होती है, वो बहुत ही सुंदर दिखती है, चमकती है। और ये चमकीली नहीं होती है। अधातु मतलब गैस हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे हीलियम, ऑक्सीजन, तो ये दिखाई नहीं देती, तो चमकीली होना तो बहुत दूर की बात है। ये चांदी की तरह सफेद
स्टूडेंट आपको पता ही होगा जो धातु होती है वो चांदी की तरह सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। आपने देखा ही होगा आपके घर जो बर्तन है वो पीले रंग का होता है, आप सोचते हो सोने टाइप का दिखता है, बट वो सोने का थोड़ी ना होता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या बता दिया हमें, एक अंतर क्या होगा हमारा, धातु में ये चमकीली होती है, ये चमकीली, अधातु में ये चमकीली नहीं होती, ये चांदी की तरह सफेद तथा सोने की तरह पीली दिखती है। और ये जो अधातु है वो, अधातु मतलब गैस, ये विभिन्न रंगों की होती है। यदि कोई गैस है जैसे, तो वो पीली, हरी, नीली विभिन्न रंगों की होती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको 2 अंतर बता दिए हैं, एक और अंतर बता दी जिससे आपको पूरे नाम में नंबर मिले। तो तीसरा अंतर हो जाएगा, ये ताप व विद्युत की सुचालक होती है, ये ताप व विद्युत की कुचालक होती है। ताप व विद्युत की सुचालक है मतलब कोई धातु है तो उसमें आपको करंट लग जाएगा स्टूडेंट, कोई धातु है, और ये ताप व विद्युत कुचालक होती है। इसमें ताप व विद्युत का प्रवाह इतनी आसानी से नहीं होता, ये तन्य होती है, ये तन्य नहीं होती। यानी तन्य यानी इसके जो धातु उसके तार बनाए जा सकते हैं, आपको पता ही होगा कोई तार है, कॉपर धातु का कोई तार है या किसी भी, ये तन्य नहीं होती, यानी इसका तार नहीं बनाए जा सकते। ये अगाधवर्धनीय होती है, यानी कि इन्हें पीट कर चादर की तरह बनाया जा सकता है, और ये अगाधवर्धन नहीं होती, मतलब इन्हें पीट कर चादर की तरह नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण क्या है, सोना, चांदी, लोहा, सोडियम आदि, ये सारी हो गई धातु है। और उदाहरण में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था धातु है गैसें होगी, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। तो स्टूडेंट हमारा जो अथवे का क्वेश्चन था, तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 अंतर लिख लेने हैं। तत्व का निर्माण एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होता है, यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर होता है। दूसरा, तत्वों की संख्या लगभग 112 है, यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पे आप तीसरा ले सकते हो, तत्व भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं होते, यौगिकों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किया नहीं जा सकता। उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और जल, सोडियम क्लोराइड आदि। अब हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 7वां, संभारिक क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए, और अथवा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको दिख रहा है, संभारिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो, यह परमाणु भारी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो संभारिक वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, संभारिक कहलाते हैं। और समस्थानिक क्या होते हैं स्टूडेंट, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उदाहरण के लिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। इन परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, परंतु इन तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के जोड़े के अणुओं की कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से लेकर यहाँ, संभारिक यानी भार समान, मतलब परमाणु द्रव्यमान समान, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, संभारिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के आपके 2 बिंदु लिख लेना है। स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले ये चित्र बना लेना है, आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 लिख देना है। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित बिना निकल गए अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित होता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 8वां है, किन्हीं 2 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको रेखित पेशी और अरेखित पेशी दी हुई है, आपको 2 अंतर लिख लेना है और इनका चित्र बना लेना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवे का, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो हृदय पेशी का विशेष कार्य, तो कार्डियक पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन करती है, जिससे हृदय जीवन भर रक्त पंप कर सकने में सक्षम हो पाता है। हृदय पेशी मतलब जो हमारा हार्ट है वहां पे धक धक होता है, तो यही उनका विशेष कार्य होता है कि हमारे रक्त को पंप करने में सक्षम हो पाता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर लिख लेना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवे का है हमारा ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र दिख रहा है। हम न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं स्टूडेंट। आप चाहो तो सीधा भी बना सकते हो, आपके पास ऐसे ऐसे करके यानी इस तरह से भी बना सकते हो, और आप लेटा हुआ बना सकते हो। और आपको पूरे नाम लिखने स्टूडेंट, तभी आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बहुकोश के जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। बहुकोशिक जीव मतलब मनुष्य या जीव जंतु, इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों में
को संपन्न करने में सक्षम होती है। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक कहलाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं, यानी कोई जीव जंतु है तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य, यानी जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है वो कुछ कोशिकाएं क्या होती है, सिर्फ बहुत कम कार्य करने को सक्षम होती है। तो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह, तो कुछ कोशिकाएं समूह में एकत्रित हो जाती है और उस कार्य को पूर्ण करती है। तो उस समूह को क्या कहते हैं, वो ऊतक कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10वां, औसत चाल किसे कहते हैं और अथवा त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, आपको लिख लेना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। अब हमारा जो अथविक नेक्स्ट औसत चाल किसे कहते हैं, तो औसत चाल का है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 10वें तक के सारे आंसर खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए और अथवा दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। और अथवा का जो क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन में अंतर है, तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है और किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ये एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। दूरी का ऐसी मात्रक मीटर है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। और अथवे का क्वेश्चन है मुक्त पतन से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय आपका जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहाँ पे आपको देखो, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। तो F बराबर जी एम इंटू एम बटे डी स्क्वायर। जैसे कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है और दूसरी वस्तु उसका द्रव्यमान m है और उनके बीच की दूरी d है। तो उसने क्या बोला, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो F समानुपाती क्या जाता, F समानुपाती जाता m इंटू एम और उन बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती 1 डी स्क्वायर। यदि हम दोनों को मिला के लिखते हैं स्टूडेंट तो यह जाता F समानुपाती m इंटू एम बटे डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने नियतांक हटाया इसलिए यहाँ पे जी लग गया स्टूडेंट, जिसे गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं बराबर करके। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मुक्त पतन से आप क्या समझते हो। तो मुक्त पतन देख लीजिए स्टूडेंट, पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं उस अवस्था में जब वे मुक्त हो अर्थात बाह्य बल न लगाया गया हो पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरती है। इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। अथवे का क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको आंसर दिख रहा है, पानी की सतह पर रखने पर पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु पानी पर तैरती है, जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु डूब जाती है। यानी घनत्व के कारण यदि किसी वस्तु का घनत्व अधिक है पानी से तो वह डूब जाएगी और कम है तो वह पानी में तैरेगी। प्रश्न नंबर 11 है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पानी द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल के विषय में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जब किसी वस्तु
को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है अथवा है चमगादड़ द्वारा अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको दिख रहा है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है। ये वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। अब हमारा 8वें का क्वेश्चन था, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो आपको चमगादड़ का चित्र नहीं बनाना है स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ से आंसर रखना है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध का कांटों द्वारा परिवर्तित होती है। चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इसका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि अवरोधों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध कहाँ है, यानी उसका शिकार कहाँ है। अब हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए अथवा समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग यहाँ पे आपको दिख रहा है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपको 3 समस्थानिक के अनुप्रयोग दिख गए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं अथवा है प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, वे बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। अब प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य। तो यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है स्टूडेंट, आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए और एक उदाहरण दीजिए अथवा रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है, वे रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्मजीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। असंक्रामक कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन्न होते हैं। ये कारक जो सूक्ष्मजीव नहीं है परंतु समुदाय में फैल सकते हैं बहुधा आंतरिक व असंक्रामक होते हैं। जैसे कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण भी अधिक वजन तथा व्यायाम न करना आदि है। ऐसे रोग कारक असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। तो रोग फैलने, यहाँ पे रोगों से बचने हेतु 3 उपाय। तो रोगों से बचने हेतु 3 उपाय यहाँ पे स्टूडेंट आपको लिख लेना है। रोगी को अन्य व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। खांसी सर्दी जैसे रोग होने पर खांसते व छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए ताकि हवा पर संक्रमण न फैले। खुले स्थान पर रहे जिससे उन्हें सांस आए। सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए साफ जल पीना चाहिए। हमें स्वयं अथवा आसपास के वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। संक्रामक रोगों के निवारण हेतु समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। अब हमारा प्रश्न नंबर 18 है, फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय अथवा अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको दिख रहा है, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला, फसलों की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुधार प्रबंधन। अब इसके 8वें का जो क्वेश्चन था, अंतरा फसलीकरण क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस विधि में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक ही प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण सोयाबीन प्लस मक्का तथा बाजरा प्लस लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो, जिससे
पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डोल्टर के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए अथवा है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा Al2O3 और सोडियम सल्फाइड Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3। तो आपको ये 4 सूत्र अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हमारा जो 8वें का क्वेश्चन था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या अणु के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। कवक जगत के 4 लक्षण लिखिए और 8वें का जो क्वेश्चन है हमारा वर्ग, मत्स्य एवं जल स्थल जल के 2-2 लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये विषम पोषी होते हैं। ये सभी जीव स्वपोषी कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। ये बहुकोशिक पादप है। इसमें ब्रायोपाइट आवृत बीजी पादप सम्मिलित है। इनका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। अब इसके 8वें का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन वर्ग, मत्स्य एवं जल स्थल के 2-2 लक्षण। तो शरीर पर सल्क पाए जाते हैं वर्ग मत्स्य और श्वसन तंतुमय क्लोम द्वारा होता है और वर्ग जल स्थल शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते, श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया है जिससे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। प्रश्न नंबर 21। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो स्टूडेंट हमें एक बल की गणना करना है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, बल की गणना करना है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। और स्टूडेंट हमें द्रव्यमान m बराबर दिया है 7 टन और यदि हम 1 टन की बात करें तो उसका 1000 किलोग्राम होता है। तो 60 टन बराबर क्या हो जाएगा, 7000 किलोग्राम। अब स्टूडेंट हमें एक ट्रक दिया है विराम अवस्था में, यानी कोई ट्रक जो है पहाड़ी में खड़ा हुआ है विराम अवस्था में स्थिर, तो किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में, यानी समय दिया है हमें t बराबर 20 सेकंड और 400 मीटर की दूरी तय करता है, यानी विस्थापन s बराबर दिया है हमें 400 मीटर। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। तो स्टूडेंट s t ये सब कौन से फॉर्मूले में आते हैं, तो स्टूडेंट आपको गति का दूसरा समीकरण याद होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका जो उसका जब प्रारंभिक स्थिति रहती है, वो जब वो विराम अवस्था में रहता है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आपको रख देना है u बराबर हो जाएगा 0, तो t की वैल्यू में 20 दी है प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो a हमें ज्ञात करना है और s दिया है हमें 400 और t यानी कि 20 at स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। तो 400 गुण बराबर और 0 का गुणा 20 से करेंगे 0 ही होगा हाफ। अब 20 का गुणा 20 गुणित 20, तो स्टूडेंट आपको 400 बराबर 1/2 a 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 800 बराबर a 400। तो a की वैल्यू हम निकालेंगे तो 800 बटे 400। तो यहाँ पे जो त्वरण आ जाएगा वो क्या जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पता है कि आपको बल ज्ञात करना था। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। हमें द्रव्यमान दिया है 60 टन और 60 टन आने होता है 7000 किलोग्राम। तो अभी हमें त्वरण ज्ञात करना है। अब तो आपको बल ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F बराबर दिया है बड़ा होता है ma। तो m दिया है हमें 1 टन 60 टन यानी कि 7000 किलोग्राम। तो 7000 किलोग्राम गुणित 2, तो इसका आंसर आएगा 14000 न्यूटन। बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, 14000। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन न हो कि मैम ने हमें गलत तो नहीं बताया। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो सॉल्व करके बताया है वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 14000 इसका आंसर आया है। हो गया स्टूडेंट।
आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वें का हमें क्वेश्चन दिए, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र ए में व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आपको इसका आंसर दिख रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखिए अथवा सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम करता है। और दूसरा है, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉलों की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग यहाँ पे होगा स्टूडेंट। और जो 8वें का क्वेश्चन था हमारा, 8वें का क्वेश्चन था सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो सोनार क्या होती है स्टूडेंट, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है। तो ये तरंगें जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा की गणना की जाती है जिससे ध्वनि तरंगें परावर्तित हुई। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सारे के सारे आंसर खत्म होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। और यदि आपको इस आंसर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।